हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि हम लोग अध्याय नंबर 2 वैद्युत रसायन स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक। और हम आज लेकर के आए हैं उसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, ठीक। और आज हम बात करने वाले हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, ठीक है। चलो अच्छा, बिना टाइम को बर्बाद करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से पहले आपको इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानना है, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना है। और बड़ी अच्छी बात तो ये है कि हमने आपको इलेक्ट्रोड के बारे में पहले ही पढ़ा रखा है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, ये कैसे बनता है, सारे तरीके मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखा रखे हैं, ठीक। और आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, या आप लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, ठीक है। तो चलिए अच्छा, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो काम है वो आपको ये पढ़ना है, क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। या पहले केवल इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लीजिए, ठीक। मानक शब्द बाद में जोड़ लेंगे, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव, इस तरीके से ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोड विभव पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रोड की परिभाषा याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं, बोले दे रहा हूं, तो आप अच्छे से सुन लीजिएगा और उसको लिख भी लेना आगे, ठीक। सबसे पहले इलेक्ट्रोड को समझते हैं कि इलेक्ट्रोड होता है क्या एक्चुअल में, ठीक। तो हमने आपको बताया था क्या, कि जब किसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं, ध्यान से सुनते जाना, जब किसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं, ठीक है, क्लियर। यानी उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं तो धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है तथा विलयन में विपरीत तथा समान मात्रा में, समझ रहे हो ना ध्यान से, विपरीत तथा समान मात्रा में आवेश आ जाता है, ठीक। तो इस प्रकार की धनावेशित तथा ऋणावेशित छड़ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक। जैसे मान लो हमारे पास में ये एक विलयन है, ठीक, और यहाँ पर हमें छड़ बनानी है, किस चीज की, कॉपर की छड़ को हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रोड बनाना। मान लीजिए जरा ध्यान से कि ये छड़ जो है वो हमारी कॉपर की है और हमें इसे इलेक्ट्रोड बनाना है, ठीक। तो आप इसी छड़ को जो है वो ध्यान से इस वाले विलयन में डुबो दोगे, किस वाले विलयन में, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में। हमने बोला आपसे ना कि जिसकी छड़ होगी उसे उसी के लवण विलयन में डुबो देना होता है, बस इतना ध्यान में रखना, ठीक। तो हमारे पास में कॉपर की छड़ है, इसलिए हमने इसको किसके, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया, ठीक। अब जैसे ही आप इसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोगे तो कह रहा है कि इस छड़ पर या तो धनावेश होगा, यानी ये जो आपको छड़ दिखाई दे रही है या तो ये प्लस में बदल जाएगी या किस में बदल जाएगी, माइनस में। मतलब इसके ऊपर प्लस का चार्ज हो जाएगा या तो माइनस का चार्ज हो जाएगा, ठीक। अब अगर आपको डैनियल सेल के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो, जो कि मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था आपको, डैनियल सेल यानी वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में, ठीक है। जिसने भी नहीं देखा है वो लेक्चर जाकर के पीछे देख सकता है, ठीक है। चलो अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो, तो ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता था, क्योंकि कॉपर के ऊपर वहां पर होती थी कैथोड रिएक्शन, और कैथोड रिएक्शन में होता ही है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, ग्रहण करना होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता था तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर चार्ज जो है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। मतलब इस छड़ पर जो है वो कैसा चार्ज आ गया था, ऋणावेश आ गया था, ठीक है, ये ध्यान रख लेना ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना। और फिर इस कॉपर सल्फेट वाले विलयन से कॉपर के जो मॉलिक्यूल थे, यानी कि जो प्लस वाले मॉलिक्यूल थे, इस छड़ में चिपक रहे थे जाकर के, किस वजह से, क्योंकि इस वाली छड़ में जो है माइनस का चार्ज था, ठीक। ऐसा कुछ था, उसमें खूब अच्छे से डिटेल में सिखाया गया है, ठीक। आप कभी भी भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक। ये इस बात का चैलेंज है कि आप कभी भी वैद्युत रासायनिक सेल को भूल नहीं सकते अगर आपने वो वाला लेक्चर देख लिया। अब जब यहाँ से प्लस वाले कॉपर सल्फेट के जो मॉलिक्यूल, कॉपर के जो मॉलिक्यूल थे प्लस आयन बनके वो कहाँ की तरफ जा रहे थे, इस छड़ में चिपक रहे थे, तो इस सल्फेट के ऊपर अगर ध्यान से देखो तो माइनस का 2 चार्ज होता है। यानी इस छड़ पर कैसा, ऋणावेश बढ़ता जा रहा था। मतलब जितने यहाँ से धनावेश छोड़ के जा रहे थे उतने ही यहाँ पर क्या होते जा रहे थे, ऋणावेश बढ़ते जा रहे थे, ठीक। तो बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अब इलेक्ट्रोड तो समझ में आ गया, क्या, कि जब किसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं, जिससे धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है तथा विलयन में समान तथा विपरीत आवेश आ जाता है, क्लियर। उसके बाद में आप क्या बोलोगे कि इसी धातु की छड़ पर, ध्यान रखना, तथा विलयन के बीच में, मान लो ये धातु की छड़ हो गई और ये विलयन हो गया, तो कह रहा इसी धातु की छड़ तथा विलयन के बीच में विभव या विभवांतर उत्पन्न होता है, विभव या विभवांतर उत्पन्न होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, क्लियर। ये बात अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है, क्या, कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। किसे बोलना है तो ध्यान रखना फिर से, क्या,
कि जब किसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं, ठीक है, जिसके कारण धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। छड़ तथा, ध्यान रखना, छड़ तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को या विभव को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक। और आपको पता ही है ना कि जैसे यहाँ पर धनावेश या ऋणावेश होता था तो यहाँ से धारा प्रवाहित होती थी, ठीक। और धारा का प्रवाह के लिए आपको भी पता है, ये आपको नियम पढ़ाया जाता है V बराबर IR, ठीक, जो कि आपको फर्स्ट ईयर इंटर में और हाई स्कूल के फिजिक्स में आपको ये फॉर्मूला जो अच्छे से सिखाया जाता है, ठीक। यानी कि जहाँ धारा होती है वहाँ क्या होगा, विभव होगा, ठीक, और वहीं पर क्या होगा, प्रतिरोध भी होता है। क्लियर? तो ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, किसको लेकर के, इलेक्ट्रोड विभव को लेकर के, ठीक। और इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं किस चीज से, तो कैपिटल E से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। एक और लिख लो यहाँ पर, ठीक है। ये परिभाषाएं आप अच्छे से अपने नोट्स में लिख जरूर लेना, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें अब आगे भी बातचीत करनी है अभी, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो जो भी आपने बोला है, ठीक है, जो भी अभी आपने बोला है उस चीज के पहले आपने बस एक शब्द जोड़ देना है, मानक। और मानक का मतलब होता है कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज का स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड मतलब, मानक का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड, ठीक। तो बस आपको एक स्टैंडर्ड याद करना है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक। बाकी और कुछ नहीं करने की जरूरत है, आराम से जो है वो याद हो जाएगा, बिल्कुल इलेक्ट्रोड विभव की तरीके से ही इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि जब किसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसे, ध्यान रखना, तो उसे उसी धातु के लवण विलयन के, तो उसे उसी धातु के लवण विलयन के एक मोलर सांद्रता, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, इस पे ध्यान देना, एक मोलर सांद्रता, ठीक, एक मोलर सांद्रता तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, या बोल सकते हो 298 केल्विन ताप पर, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब पर, यानी एक एटीएम का दाब पर, बस इतना याद रख लेना, ठीक। एक एटीएम दाब पर हम लोग क्या करते हैं, डुबो देते हैं। डुबोने के बाद फिर से वही प्रक्रिया कि इस छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाएगा तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाएगा। और फिर से वही बात कि इस छड़ तथा इस विलयन के बीच में उत्पन्न विभवांतर या विभव को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक। अब एक चीज और याद रखो, ठीक, क्या कि इसे हम लोग बदल करके लिख देते हैं किससे, ई नॉट से, ध्यान रख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव को किससे लिखते हैं, ई से। मानक इलेक्ट्रोड विभव को किससे लिखते हैं, ई नॉट से लिख देते हैं, ठीक है। अब फिर से एक बार इसकी परिभाषा सुन लो ध्यान से, क्या बोलना है कि जब किसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसे एक मोलर सांद्रता वाले, ठीक, तो उसे उसी धातु के एक मोलर सांद्रता वाले लवण विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर डुबो देते हैं, जिससे धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। और छड़ तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को, छड़ तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर या विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो अच्छी तरीके से इन सभी बातों को याद कर लेना है, ठीक। अब जो उससे भी बड़ी बात है वो ये है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक। जो न्यूमेरिकल, यहीं से न्यूमेरिकल बनते हैं आपके, ठीक, यहाँ से न्यूमेरिकल जरूर एक दो पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये भी बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब ये होते कितने प्रकार के हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अब क्या बोलोगे, तो आपको ध्यान रखना है, एक जगह पे आपको लिखा मिलेगा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, क्या बोलना है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, ऐसे।
ये ध्यान रखना है, ठीक। यानी कि जो इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव कितने तरीके से होते हैं, 2 तरीके से। कौन कौन से? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और ये क्या कहलाएगा? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। अब इसी के साथ आगे पहले मैं क्या जोड़ दूं? मानक शब्द जोड़ दूं, मतलब मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो कुछ बदलता खास नहीं है, बस ये ध्यान रखना, इधर ई था, इधर ई नॉट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? बस इतनी जरा सी बात है, अच्छे से मन में बैठा लीजिए। क्या कि जब भी इलेक्ट्रोड विभव लिखा मिलेगा तो क्या करते हैं? उसको ई लिख देते हैं, और जब भी मानक शब्द जुड़ जाता है तो ऊपर नॉट जोड़ देते हैं, बस। और कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, क्या कि जब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होगा तो आपको ध्यान रखना उसके साथ में अभिक्रिया कौन सी हो रही होगी? तो ऑक्सीडेशन वाली। समझो ध्यान से, कौन सी वाली हो रही होगी? ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हो रही होगी, ये अच्छे से पता होना चाहिए आपको, ठीक। और जब अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होगा तो यहाँ पर जो है वो रिडक्शन की अभिक्रिया हो रही होगी। नहीं समझे बात को? ध्यान से, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होगा तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और जब अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होगा तो वहां पर क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पे इस चीज को पूरी शिद्दत से सीखने की कोशिश करना, बहुत आसानी से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक। हम लोग बस इसको लिखते कैसे हैं, क्योंकि अभी हम आपको एक न्यूमेरिकल बताएंगे इसी में छोटा सा, तो वो समझ में आएगा तब, जब आपको इन सब दोनों बातों पर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक। देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, तो जो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होता है उसको हम लोग लिखेंगे किससे? मान लो हमने लिख दिया ई नॉट से, ठीक है। हमारे पास में मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक। तो मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है, तो आपको ध्यान रखना जब इसको लिखेंगे सिंबल में तो अच्छी तरीके से याद रखना है कि ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक। ऐसे एम, ठीक। ये उसका सॉलिड वाला फॉर्म है और ये एक्वस वाला फॉर्म है, ऐसे ध्यान रख लेना आपको, ठीक। एक्वस फॉर्म का मतलब ऐसे समझ लो आयन वाला फॉर्म है, ठीक। मतलब सॉलिड से आयन की तरफ, ठीक है। कैसे होती हैं चीजें? तो जैसे मान लो आपके पास में ये कोई तत्व है, यहाँ पर किस अवस्था में है? सॉलिड की अवस्था में है, ठीक। अब यहाँ पर आकर के उसने कितने, मान लीजिए आप एन इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन का? एन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। जैसे ही उसने एन इलेक्ट्रॉन त्यागे तो उसके ऊपर चार्ज कैसा दिखने लगता है? एन का प्लस, ठीक। और इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं एक्वस की फॉर्म, ठीक। एक्वस की अवस्था, ठीक है, या लीविलियन, ये ध्यान रख लेना, ठीक। अब बस यही बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि यहाँ पे जो चीज लिखी होगी उसे पहले लिख देते हैं और यहाँ पे जो चीज लिखी होगी उसे बाद में लिख देते हैं, ठीक। ये होती है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। अब नॉट जुड़ा है तो मानक शब्द ऑटोमेटिक वो एडजस्ट करते रहेंगे पर, ठीक है। फॉर्मूले में जैसे मिलता जाएगा न्यूमेरिकल में वो बनाते जाएंगे, ठीक। तो ये बात अच्छे से आपको पता होगी नहीं होगी? ई नॉट M2Mn प्लस, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान रखें, जैसे हम आपसे कह दें, क्या आपको याद आ रहा है डैनियल सेल में जिंक के साथ में क्या हुआ था? ऑक्सीकरण ही तो कराते थे, जिंक वाली जो इलेक्ट्रोड थी, ठीक है। ध्यान करो उन चीजों को थोड़ा सा, अगर वीडियो देखा है तो, ठीक। तो वहां पे हमने क्या करा था? ऐसे लिखा था, क्या यहाँ पे ना लिखो, ठीक। इधर आ जाओ थोड़ा सा। जिंक का हमने कौन सा फॉर्म लिया था? यहाँ पे तो सॉलिड वाला फॉर्म लिया था, और जिंक ने जाकर के उधर पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, ठीक। अब उसने जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे तो जिंक के ऊपर चार्ज कैसा आ गया था? प्लस का 2 आ गया था, ठीक। अब मैं अगर इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? ई नॉट Zn2 प्लस। अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा अच्छी तरीके से ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव की बात होगी तो आपको कुछ इस तरीके से मानों को लिख लेना है, ठीक है। चलो अब थोड़े से बात कर लेते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की। तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में आपको ध्यान रखना है, ऐसे लिखना है ई नॉट Mn प्लस, ठीक। उसके बाद में आपको लिखना है 2Mn, ठीक। ऐसे Mn क्यों लिख रहे हो ना? M लिखो केवल, ठीक। N का मतलब ही नहीं निकलता N, ठीक है। तो जब अब हम लोग क्या करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, ठीक। तो जब अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को लिखोगे तो क्या कर देना आपको? ई नॉट कर देना है, आपको क्या कर देना? ई नॉट कर देना, ठीक। उसके बाद में आप यहाँ पे ध्यान रखना, तो Mn प्लस, ठीक, 2M, ऐसे। इस बार ही देखना ध्यान से, आयन वाला फॉर्म जो है पहले लिखा गया है और सॉलिड वाला फॉर्म जो है वो बाद में लिखा गया है, ठीक। अब जैसे मान लो आपके पास में यहाँ पे क्या था
कि Mn+ के मॉलिक्यूल थे किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, और आपने यहाँ पर आते आते n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। जैसे ही आपने n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा तो आपका ये कौन सा फॉर्म बन गया, सॉलिड वाला। ठीक, वही मैंने लिख दिया कि आयन वाले फॉर्म को पहले, सॉलिड वाले फॉर्म को बाद में लिख दिया। ठीक, अब याद करो उस डेनियल सेल को जब हमने पढ़ी थी कॉपर, ठीक, कॉपर की छड़ को हमने क्या मान रखा था, कैथोड, और कैथोड के साथ में क्या हो रहा था, अपचयन, और अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ठीक, तो आपको पता था क्या कि जो Cu2+ वाले आयन थे एक्वस फॉर्म में, ठीक है, वो दोनों के दोनों आयन जो थे वो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते थे, और 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही वो ग्रहण करते थे वैसे के वैसे ही वो क्या बन जाते थे, कॉपर के सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाते थे। ठीक, अब अगर मैं ये चीज लिखना चाहूँ यहाँ पर इस तरीके से तो मैं लिखूंगा E0 Cu2+2 Cu। बताओ अभी कोई तकलीफ है क्या, अच्छे से दोनों बातें मन में बैठ गई, नहीं बैठ गई? अब अगर बैठ गई हैं तो फिर हमको थोड़ा सा और आगे चलना है, और हम लोगों को पढ़ना है अभी क्या, इन दोनों के, ठीक, किसके, कॉपर के और जिंक के ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। ठीक है, अब मैं यहाँ से थोड़ी चीज़ों को हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दोनों बातें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए जरा। ठीक, अब यहाँ पे अगर आपसे कोई ये पूछ देता है, क्या ध्यान से पढ़ना इन सब चीज़ों को, कि जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, तो पहले तो लिखोगे क्या, E0। अब क्या करोगे, पहले लिखना है आपको किसका, जिंक 2 Zn2+, ठीक, ऐसे जिंक 2+, ये सॉलिड वाला फॉर्म पहले, आयन वाला फॉर्म बाद में। ठीक, और ये वैल्यू डायरेक्ट याद कर लो, 0.76 वोल्ट, कितनी होती है, 0.76 वोल्ट होती है। ठीक, अब ऐसे ही अगर आपसे कोई ये पूछ दे क्या कि कॉपर का, ठीक है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, कॉपर का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, तो जब आप लिखोगे तो कॉपर वाले में कैसे लिखना है वो भी समझ लो अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो आप लिख देना ऐसे E0 Cu। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखना 2+ पहले और Cu बाद में। ठीक, एक्वस वाला फॉर्म पहले लिखते हैं और जो सॉलिड वाला फॉर्म है वो बाद में लिखा जाता है। ठीक, और इसका मान होता है 0.34 वोल्ट। ठीक, छोटी छोटी बातें हैं, बस अच्छे से ध्यान से सीखने की कोशिश करना। अगर एक बार मन से सीख गए ना तो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की, वैसे तो हमारे पहले चैप्टर के कई सारे न्यूमेरिकल पढ़े भी हुए हैं चैनल पर, ठीक, तो आप जा करके देख सकते हैं। जब हम लोग यहाँ पर सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये छोटी छोटी जो बातें आपको दिखाई दे रही है ना, बहुत ज्यादा आपके काम में आने वाली हैं। ठीक, चलो अच्छा, अब एक काम और करते हैं, हम लोग इसके मान को बदल भी सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछा जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, मैं यहीं पर अगर आपसे तीसरी बात कर दूं, ठीक है, सुनना बड़े ध्यान से ना और याद रखने की कोशिश करना। अब मैं आपसे कह दूं क्या कि जिंक का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव मुझे बता दीजिए, जिंक का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, इलेक्ट्रोड विभव। अब अगर आपसे कोई जिंक का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव पूछे, किसका, जिंक का, अभी तक आपने क्या पढ़ा था, ऑक्सीकरण, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, E0 लिखो जैसे लिखा था, बस बदल दो थोड़ी चीजों की। अपचयन वाले में पहले क्या आता है, आयन वाला फॉर्म, फिर क्या आता है, सॉलिड वाला फॉर्म। ध्यान से देखो, पहले आयन वाला फॉर्म फिर सॉलिड वाला फॉर्म, क्लियर। तो अब जब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऐसे E0 और आपको लिख देना है पहले क्या, Zn2+2 Zn, जिंक। ठीक, अब ये जो मान है, अब मान में भी बदलाव हो जाएगा। इधर देखा था ध्यान से प्लस में थी वैल्यू ना, अब बस इसको बस माइनस में बदल देना और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्लियर। तो ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे से याद करनी है। हमने देखो कुछ भी नहीं करा है, बस जो हमने बताया यहाँ पर वही लिख दिया है कि अपचयन वाले में पहले आयन लिखते हैं फिर सॉलिड लिखते हैं। ठीक, और जब इसके मान को बदलते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। मतलब जब ऑक्सीकरण से अपचयन बनाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जब अपचयन से ऑक्सीकरण बनाओगे तब चिन्ह बदल जाएगा। मतलब जब भी आपको चेंज करना है तो चिन्ह को चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, आगे आ जाओ। अब अगर आपसे कोई ये कह दे कि मुझे क्या करो कि इस कॉपर का, किसका, इस कॉपर का मुझे बता दो क्या, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, तो कॉपर का
ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, अगर आपसे कोई पूछते ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। चलो इसको कैसे करेंगे, तो देखो जरा ध्यान से, ऑक्सीकरण का मतलब साफ साफ है कि पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सॉलिड वाला फॉर्म, फिर लिखेंगे कौन सा, आयन वाला फॉर्म। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉपर 2 प्लस, ठीक। और इसमें देखो ये चीज देखो जरा ध्यान से, ठीक। अभी ये किस चीज में थी, अब चेन इलेक्ट्रोड विभव में थी, मान कितना था 0.34, ठीक। बट यही चीज अब बदल जाएगी, क्योंकि अब इसी को तुमने क्या बना दिया है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे पहले माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 0.34 वोल्ट। अब बताओ कोई तकलीफ हो तो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। देखो बहुत आसान सी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, बस यही छोटी छोटी चीजें जो है आपको बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली है, ठीक। इसलिए बहुत अच्छी तरीके दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आगे चलने के लिए हमें एक बात याद रख लेनी है, क्या कि हमें एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब उस फॉर्मूले को देख करके थोड़ी सी चीजों को ध्यान में रखेंगे, ठीक। क्या है वो देखना जरा ध्यान से। यहाँ पर हम आपको लिख रहे हैं क्या, EMF या सेल विभव, ठीक, ऐसे EMF या सेल विभव, ठीक। इसको हम लोग लिखते हैं किससे, ई सेल से लिखते हैं, ठीक। ध्यान रखना किससे लिखा जाता है, ई सेल से लिखा जाता है, ठीक। और अगर इसी में आपसे कहते हैं कि मानक सेल विभव, तो फिर आप क्या कर देना, E0 सेल। अब ये तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए ना, क्या कि अगर सेल विभव या EMF की गणना करने की बात होगी तो आप निकालेंगे क्या, ई सेल निकालेंगे, या कह देगा मानक सेल विभव ज्ञात कीजिए, तो फिर क्या कर देना, नॉट लगा देना, बस। बाकी कोई तकलीफ की बात है ही नहीं ना। अब इसका फॉर्मूला देखो जरा ध्यान से, तो फॉर्मूला क्या होता है, मान लो पहले इसका निकाल लीजिए, ई सेल का निकाल लीजिए, ठीक है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, अगर आपको ई सेल का फॉर्मूला ज्ञात करना है तो आप लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, ई, ठीक है, कैथोड माइनस का ई एनोड। चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक। ये फॉर्मूला रट्टा मार लीजिए, ठीक। और एक बात याद रख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जब भी फॉर्मूला आप लगाना, मान हमेशा रिडक्शन वाले रखना, ठीक। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात लिख दी मैंने, ठीक। ये इस चीज को ध्यान में रखना बिल्कुल ना, इसको मत भूल जाना, 100% नंबर पे गलत होता है, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, ठीक। चलो अब क्या करते हैं, एक फॉर्मूला पहले और बना लेते हैं, किस चीज का, E0 सेल का, ठीक। बदला कुछ नहीं है, मैंने क्या बोला, जब भी बदलेगी चीजें तो ऊपर से नॉट हटा देना होता और नॉट लगा देना होता। तो क्या बोलोगे, E0 कैथोड माइनस का E0 एनोड, ठीक। और इस फॉर्मूले में जो भी मान रखना है आपको, रिडक्शन वाले रखना है। फिर से क्लियर कर लो, कौन से रखना है, रिडक्शन वाले रखना है, मतलब अपचयन वाले हर मान को ही रखना है। अब अपचयन किसे कहते हैं तो अभी बताया मैंने, ध्यान से, क्या, जो आयन से सॉलिड की तरफ वैल्यू लिखी होगी उसी को हम लोगों को क्या करना है, लिखना है, ठीक। अब फिर से पुनः वापस से हम लोग चलते हैं डेनियल सेल के पास में, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट सेल है वैद्युत रासायनिक सेल डेनियल सेल, ठीक, क्योंकि उसके बिना तो यहाँ पर आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा ना, तो ध्यान में रखना, थोड़ा सा याद करके आना पीछे से चीजों को ना। अब फिर से देखो ध्यान से, अब हम आपसे कहते हैं कि मुझे डेनियल सेल का सेल विभव ज्ञात करके बताइए, या मुझे डेनियल सेल का EMF ज्ञात करके बताइए, ठीक है। तो हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए अगर हम आपसे कह दें क्या, कि डेनियल सेल का, ठीक, EMF, ठीक है, क्या ज्ञात कीजिए, EMF ज्ञात कीजिए या सेल विभव ज्ञात कीजिए, ठीक। ये दिए जाए आपको, डेनियल सेल का EMF या सेल विभव ज्ञात कीजिए। तो हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें पता है अच्छी तरीके से, क्या पता है, कि डेनियल सेल की जो रिएक्शन बनाई गई थी, पहली रिएक्शन देखो जरा ध्यान से, हमने आपसे कहा था कि हमें बनानी होती एनोड की रिएक्शन, किसकी, एनोड की। और जो एनोड की रिएक्शन थी वो कुछ इस तरीके से थी कि जिंक को सॉलिड फॉर्म में था, और इधर आकर के जिंक जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके एक्वस के फॉर्म में बदल गया था, ठीक। ऐसे ये ध्यान रखना, ये क्या थी, एनोड की रिएक्शन थी, ठीक। ऐसे ही ध्यान रखना, वहां पे दूसरी रिएक्शन हम लोगों ने सीखी थी, किसकी, कैथोड की, जहां पे कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया था, कितने इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया था,
और उसने भी क्या बना लिया था, कॉपर का सॉलिड वाला फॉर्म बना लिया था। ठीक, ये हमारे पास में डैनियल सेल की दो रिएक्शन थी जिसको हम लोग अर्ध अभिक्रियाएं बोलते थे। ठीक, जब हम दोनों को आपस में जोड़ते थे तो बन जाती थी हमारी सेल अभिक्रिया। ठीक, अब हमसे वही कह रहा है कि हमें इस डैनियल सेल का ईएमएफ ज्ञात करके बताइए या सेल विभव ज्ञात करके बताइए, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वैद्युत रासायनिक बल। ध्यान में रख लीजिए, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, वैद्युत रासायनिक बल। ईएमएफ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वैद्युत रासायनिक बल। क्लियर। अब आ जाओ वापस से ना, अब हमें क्या करना है, ये निकालना। अब कोई दिक्कत नहीं तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए क्या कि ई नॉट सेल या ई सेल लिख दीजिए। ठीक, क्या लिखोगे, ई सेल बराबर ई कैथोड। ठीक है, क्यों लिखना बार बार ना, लिखा तो है ऊपर, है कि नहीं। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक, तो अब आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए क्या कि यहाँ पे कैथोड किसको माना, मान हमेशा पहले किसका रखना है, कैथोड का रखना है। ठीक, तो कैथोड किसको माना था आपने, कॉपर को। किसको माने हो, कॉपर को माने हो। ठीक, तो जो कॉपर का हमने ध्यान रखना अपचयन वाले मान, कौन से मान रखने, अपचयन वाले। तो जो कॉपर का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना होता है, वापस से आ जाओ, कॉपर का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव मान हमेशा याद रखना, जो आयन से सॉलिड की तरफ लिखा होगा उसी को अपन अपचयन कहते हैं, और वही मान इस फॉर्मूले में रखने जाकर के। समझना ना ध्यान से, हर चीज को समझना अच्छी तरीके से। ठीक, तो आपको पहले जो मान है वो किसका रखना पड़ेगा, ई नॉट सी यू 2+2 सी यू। क्लियर। उसके बाद में चलते हैं आगे, माइनस लगा दो, फॉर्मूले में माइनस लगा होता है, लगा दीजिए। ठीक, अब किसका मान रखना है, एनोड का। एनोड आप माने किसके हो, तो ये ध्यान रखो, जिंक की छड़ को एनोड माने थे हम लोग वहां पर, याद करो पुरानी बातों को। ठीक, अब अगर जिंक की छड़ को आपने एनोड माना था ना, तो जिंक का कौन सा मान रखना है, अपचयन वाला। कौन सा मान रखना है, अपचयन वाला। ठीक, तो देखो जरा ध्यान से, ये क्या मान लिखा हुआ है, जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, जबकि हमें इस फॉर्मूले में ऑक्सीकरण वाले एक भी मान यूज नहीं करने हैं, ऑक्सीकरण वाले एक भी मान यूज नहीं करने हैं। ठीक, तो ध्यान रखना। अब क्या करोगे कि जिंक का अपचयन, इसीलिए मैंने आपको चेंज करके बताया था कि जिंक का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या है, यहाँ से लिखा हूं, आयन से सॉलिड की तरफ। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि ई नॉट Zn 2+2 Zn। क्लियर। अब दोनों मान अगर आपने रख दिए हैं तो दोनों मानों को आप यहाँ पर रख सकते हैं। लिखेंगे क्या कि ई सेल बराबर, अब देखो ये जो मान देखो, अपचयन वाले में कॉपर का अपचयन विभव कितना था, कॉपर का अपचयन विभव था आपका कितना, 0.34। ठीक, माइनस लगा दो, आगे बढ़ो। अब जिंक का अपचयन विभव, जिंक का ऑक्सीकरण विभव कितना था, इतना था, लेकिन अगर हम बात करें अपचयन विभव तो किस में था, माइनस में था। ठीक, तो अब यहाँ पर माइनस में लिखोगे तो माइनस का 0.76। अब जब माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो बनेगा आपका क्या, 0.34 प्लस 0.34 प्लस और 0.76। ठीक, अब जोड़ दो तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 का हो गया 0। अब 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 1 11। ठीक, यानी कि ऐसा कुछ आएगा आपका। ठीक है, अब याद रखना 2 अंक के बाद दशमलव लगा था तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना। ठीक, और इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है। ठीक, बस 1.10 वोल्ट क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को ये जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई है ना, ये आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, और अगर आपने ये क्लियर कर ली है मतलब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा लिए, क्योंकि इनके अलावा इनके बाद में न्यूमेरिकल नहीं बनता। ठीक, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, और थोड़े से चीजें और है, 1-2 न्यूमेरिकल के टॉपिक वो भी बता दिए जाएंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो यही है। और अगर आपने ये छोटी छोटी चीजें सीख ली मतलब आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सीख लिए हैं, क्योंकि इसके बाहर नहीं आता है, यहाँ से समझ में आ रहा। तो ये चीज आपको अच्छे से तैयार करनी है जाकर के कि कैसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होता है, कैसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है और कैसे मान बदले जाते हैं, ये बस तैयार करना है। ठीक, इतना ही हमें इस चैप्टर में सीखना था। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है, अब जल्दी से इसको पहले तो साफ कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में है ये इलेक्ट्रोड। ठीक है, कौन सी इलेक्ट्रोड, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऐसा। चलो अब पढ़ो जल्दी से इसको। ठीक, ये भी बड़ी आसान सी है ना, इसका यूज क्यों होता है यहाँ पे लिख दिया है, अभी याद करा देंगे, बता देंगे कैसे कैसे यूज करते हैं, क्यों करते हैं। देखो कह रहा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो कह रहा इसमें बंद एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। ये देखना है ध्यान से, कांच की नली होगी इस तरीके से। ठीक, और इस कांच की नली के अंदर बंद एक क्या होता है, प्लेटिनम का
इलेक्ट्रोड होता है। मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है। मतलब प्लेटिनम की छड़ को क्या बनाया गया है, इलेक्ट्रोड बनाया गया है। क्लियर। अच्छा, अब कह रहा है क्या, जिसमें प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। ठीक, यानी जो प्लेटिनम होता है उसके ऊपर कैसे प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ा देते हैं, मतलब उसे काला कर देते हैं। ठीक, तो ये देखो, तो थोड़ा सा मैंने काला भी किया है ना, ये छूट गया, इसको भी काला कर देना होता है। तो क्या बोलोगे, प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ा हुआ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक, यानी जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है ना, उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है क्या, तो यह इलेक्ट्रोड H+ आयन के 1 मोलर विलयन में, देखो ध्यान से, यह इलेक्ट्रोड जो है H+ आयन के 1 मोलर HCl विलयन में डुबोया जाता है। H+ आयन के 1 मोलर HCl विलयन में डुबोया जाता है। ठीक है, तथा इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर, देखो जरा ध्यान से, एक एटीएम या एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लगातार प्रवाहित करी जाती है। क्लियर। आगे देखो, अब क्या आगे दिया गया है, कह रहा है कि शुद्ध हाइड्रोजन गैस निरंतर प्रवाहित की जाती है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड तथा कैथोड दोनों की भांति कार्य कर सकता है। मतलब जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो एनोड का भी काम कर लेता है, कैथोड का भी काम कर लेता है। ठीक, अभी बताते, बहुत आसान तरीका होता है इसको याद करने का। ठीक, तो ये ध्यान में रखना ना। अच्छा, अब कह रहा है कि जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करता है, तो एनोड की भांति कार्य करता है, तो एनोड में क्या कराते थे आप, ऑक्सीकरण। अब जब ऑक्सीकरण कराते थे तो क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते थे। हर चीजों को याद करो थोड़ा थोड़ा ना, इलेक्ट्रॉन का क्या करते थे, त्याग कर देते थे। तो वही आपसे कह रहा है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कुछ हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयनों में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन त्याग दोगे तो हाइड्रोजन आयन में तो परिवर्तित हो ही जाएगी। नहीं समझे बात को, तो बस ये ध्यान रखना है। ठीक, अब आपके पास में यहाँ पर रिएक्शन है कुछ, उसको ध्यान रखना। यहाँ पे आपके पास में क्या थी, हाइड्रोजन गैस थी। ठीक, अब जैसे ही आपने यहाँ पर जाकर के इलेक्ट्रॉन त्यागना शुरू किया, ठीक, तो आपने जब इलेक्ट्रॉन त्यागा तो वो किस फॉर्म में चला गया, एक्वस के फॉर्म में चला गया। और कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे आपको, 2। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल थे, 2, इसलिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़े। लेकिन एक बार में तो एक ही त्याग सकते हो ना। हाइड्रोजन का क्या प्रॉपर्टी है, देखो ध्यान से, एक H+ होता है, नहीं होता, एक ही तो सिंगल का प्लस होता है। तो एक बार में एक त्यागा आपने, तो कितनी बार में, कम से कम 2 बार में आपको 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना पड़ेगा। तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। ठीक, इधर आ जाओ जरा, जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति का, दोबारा फिर से एनोड लिख गया क्या। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना, एनोड नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पे किस चीज की बारी है, अभी कैथोड की बारी है। ठीक, इसको यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेते हैं, कैथोड। ठीक, तो क्या बोलोगे कि जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति कार्य करता है तो अपचयन की क्रिया होती है। अब अपचयन में क्या कराते थे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते थे। जो ऑक्सीकरण में त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही तो हम लोग ऑक्सीकरण में क्या करते हैं, सॉरी, जो ऑक्सीकरण में त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हम लोग क्या करते हैं, अपचयन में ग्रहण कर लेते हैं। अब यहाँ पे ग्रहण करा दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, 2। तो कह रहा है क्या कि तो कुछ H+ आयन जो है वो हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि उसके पास में जो ये H+ आयन एक्वस फॉर्म में है, अब वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। ठीक, क्यों हमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, अच्छा चलो ध्यान, हमने मान ला एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, तो आपको भी पता है कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, H मिलेगा। और हाइड्रोजन जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, वो कहती है भाई साहब मेरे 2 लोगों को तो मुझे चाहिए ना, मेरे 2 भाई तो होने ही होने चाहिए, मैं अकेले धरती पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है कि नहीं। तो याद रखना, इसका एक और मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ पर आपकी क्या बन जाती है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ठीक, तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, 2। अब एक बार में एक कर सकते हो, तो कितनी बार में, 2 बार में 2 इलेक्ट्रॉन को तुम ग्रहण कर लेना तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी बात आपको पता हो गई होगी अच्छी तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं ये धरती पर आया तो आया क्यों। ठीक, तो हमने आपको पढ़ा रखा है डैनियल सेल, ध्यान रखना। ठीक है, हमने आपको डैनियल सेल पढ़ा रखा है। ठीक, हम बार बार उसकी बातें ही क्यों करने लग जाते हैं ना, क्योंकि वो है ही इतना यार अच्छा, क्यों इतना इंपॉर्टेंट, इतना अच्छा वो है ही है, उसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। ठीक, आप देखना जाकर के वीडियो, आप कभी भूलने के उसको बार बार देखने का मन करेंगे। ठीक, क्योंकि वो कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाया गया है कि आप उसको बार बार देखने का ही मन करेंगे। क्या नहीं, एक बार और देख लेते हैं उस वीडियो को। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो पर जा करके तो देखिए, मजा ना आ जाए तो आप कहना। ठीक है, इतने इंटरेस्टिंग वीडियो। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंग जैसा कुछ था नहीं, है कि नहीं। अभी आपको जो आने वाला कल वाला वीडियो, ठीक, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है ना, उस वाले लेक्चर को देखना, मैं गारंटी लेता हूँ आपको पूरा आनंद आएगा। ठीक, पूरे आनंद के साथ में आप यहाँ से केमिस्ट्री याद करके जाओगे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब ऐसा कुछ हमने आपको क्या बनाया था, ठीक, छोटा सा बना दिया है ना, थोड़ा थोड़ा समझ करके आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से, ऐसे क्या होता है आपका, ये होती है हमारा वैद्युत रासायनिक सेल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डैनियल सेल कहते हैं। ठीक,
अब यहाँ पे ये लगा हुआ है एक वोल्ट मीटर, ठीक। तो इसमें से जब हम लोग क्या करते हैं, सेल का विभव मापते हैं, क्या करते हैं, सेल का विभव मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यहाँ से वापस से धारा आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से होता था। ये हमारी होती थी जिंक वाली छड़ और ये होती थी कॉपर वाली छड़, और इस छड़ को हम लोग बोलते थे एनोड, ठीक। और इस छड़ को हम लोग क्या बोलते थे, कैथोड, ठीक। यानी ये जो छड़ है वो क्या कहलाती थी, कैथोड, और ये जो छड़ है वो क्या कहलाती थी, एनोड कहलाती थी, ठीक। और जो एनोड होता था, इसके साथ हमने अभी बताया आपको क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है उसको हम उसके साथ हम लोग क्या कराते हैं, रिडक्शन करा देते हैं, ठीक, अपचयन करा देते हैं। इतनी क्लियर हो चुकी बातों पे। अब ध्यान रखना है क्या, कि ये जो आपका ये वोल्ट मीटर दिखाई दे रहा है ना, ये पूरे के पूरे सेल का विभव माप के देता था। मतलब जो भी हमने आपको बताया ईएमएफ या ई सेल, यही माप के हमको देता था कि यार इसका सेल विभव ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। तो हम लोग जब डैनियल सेल का विभव ज्ञात करना होता था तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देते थे, एक वोल्ट मीटर लगा देते थे। और वोल्ट मीटर का काम था क्या, कि पूरी की पूरी सेल का हमें क्या बता दे, विभव बता दे। नहीं समझे बात को, ठीक। लेकिन हमें पूरी सेल का विभव नहीं। अब हमसे अगर वो कोई ये कहते कि जरा मुझे क्या करूं, इस जिंक की छड़ का, किसका, जिंक की छड़ का विभव बता दो, या कॉपर की छड़ का विभव बता दो। समझे बात को, नहीं समझे, कि किसी एक छड़ का अगर आपको क्या करना हो, विभव ज्ञात करना हो, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को काम में लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक। अब मान लो आपको जिंक का करना है, किसका करना है, जिंक का करना है, ठीक। तो आपके पास में जो ये दिखाई दे रही है ना, ये जो इलेक्ट्रोड, ये छड़ जो दिखाई दे रही है कॉपर की ना, इसके ऊपर आप क्या लगा दीजिए, इसकी जगह पे आप क्या लगा दीजिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, ठीक। अब जब आप इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगाएंगे तो होगा क्या, वो समझ लो जरा ध्यान से, थोड़ा सा समझ लो, बाकी कुछ नहीं। देखो, कह रहा है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव अगर आपको ज्ञात करना है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना है, तो कह रहा है क्या, कि उस इलेक्ट्रोड को मानक परिस्थितियों में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ क्या कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं, और संयोजित करके एक सेल तैयार कर लेते हैं, ठीक। अब मान लो आपको जिंक का करना है, तो कह रहा है कि जिंक को उसी सेम परिस्थितियों में जो आपको डैनियल सेल के लिए बताई गई थी, ठीक, किसके साथ में जोड़ देना है, मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, किसके साथ जोड़ देना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक। आपको इसके साथ में जोड़ देना होता है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसके साथ में जोड़ करके क्या करेंगे, एक सेल तैयार कर लेंगे, ठीक। तो अब जब सेल बन करके आएगी ना, तो फिर आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखनी है, कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, अगर हम आपसे बात करें कि इसका सेल विभव, तो अच्छे से याद कर लीजिए, इसका जो सेल विभव है वो कितना होता है, शून्य होता है। इसका कोई सेल विभव नहीं होता है, इसका जीरो होता है। इसीलिए तो काम किया है, होता कुछ तकलीफ होती, अब अगर जीरो है तो इसीलिए तो ये काम किया, इसीलिए तो इसको बनाया गया। तो ध्यान में रखना ना। अब देखो, करा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयोजित करके एक सेल तैयार कर लेते हैं और इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर वोल्ट मीटर की सहायता से माप लेते हैं, ठीक। यानी अब फिर से काम वही करना, वोल्ट मीटर का काम क्या है, विभवांतर को बताना। तो यहाँ पे जैसे इसके साथ संयोजित करोगे, तो ये जो वोल्ट मीटर है, क्या है ये, वोल्ट मीटर, ठीक। अब ये जो वोल्ट मीटर है, यही तो आपको क्या बताता है, विभवांतर। तो कर अब मापो विभवांतर, क्या मापो, अब विभवांतर माप लो, ठीक। वोल्ट मीटर से क्या माप लो, विभवांतर माप लो। अब जो विभवांतर होगा वो किसका विभवांतर होगा, इस जिंक का विभवांतर होगा। कैसे होगा भी बताते हैं, ठीक। तो कह रहा है क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव या सेल विभव जो होता है वो कितना होता है, शून्य माना जाता है। इसलिए वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव दर्शाता है, ठीक। यानी कहने का मतलब क्या है, कि अगर आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया, तो जब यहाँ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाओगे, तो सोचो जरा अपने दिमाग से क्या, कि इसका जब सेल विभव शून्य है, तो यहाँ पे जो ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये कुछ भी बताएगा, 2 बताए, 4 बताए, 15 बताए, 20 बताए, 1000 बताए, जो भी विभव बताएगा या जो भी विभवांतर बताएगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसका होने वाला है, जिंक का होने वाला है। क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक। तो बस यही तो हमें चाहिए था, कि कह रहा है ना, देखो ध्यान से, कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना जाता है। इसलिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, यानी ये जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है, ये जितना भी विभव बताएगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। यानी जिस इलेक्ट्रोड का आप लोग इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहते हो ना, वो उसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेनी है, कि हम लोग इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उपयोग में लाते हैं तो क्यों लाते हैं, ठीक। इस यही कारण होता है। अब जैसे मान लो आपको किसका ज्ञात करना हो, कॉपर का,
तो कुछ भी मत करो, इधर से उठाओ इसको, ठीक है, और इसको किसके साथ में जोड़ दो, फिर इस जिंक को हटा दो, जिंक की जगह पे किसको जोड़ दो, प्लेटिनम, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़ दो। अब जैसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़ोगे तो फिर से यहाँ पे वोल्ट मीटर होगा, पूरा प्रोसेस वही चलेगा जो डेनियल सेल का चलता है। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जिंक की जगह पे क्या जोड़ रखे हो आप, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक। बस यही बड़ी अच्छी बात होती है कि शून्य होने के बजाय ये जो वोल्ट मीटर, ये जितना जो भी बताएगा, जितना जो भी वोल्ट मीटर या विभवांतर बताएगा वो सब होगा किसका, इस कॉपर की छड़ का ही होगा, ठीक, जिसको तुम्हें ज्ञात करना था। तो अब अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है चीजों को, ठीक। और आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये याद रखना कि आपको तैयारी खूब अच्छी तरीके से करनी है, पूरी मेहनत के साथ में करनी है, ठीक है, क्योंकि मेहनत करने वालों की ही कभी हार नहीं होती है, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ये समझ लो हार तय है। इंटर का सिलेबस आसान नहीं होता है, समझ रहे हो, उसको खत्म कर पाना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, तैयार करना तो बड़ी दूर की बात है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, साथ में जुड़े रहना है, ठीक, और अच्छी तरीके से चीजों को सीखते रहना है, ठीक। बहुत आसान तरीके से आपको यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक। और हम लोग अगले वीडियो में वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बातचीत करने वाले, जो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे लगता है पूरी केमिस्ट्री में इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कोई भी नहीं है, ठीक है। तो कृपया इसका इंतजार करिए और फिर हम जल्दी से कोशिश करेंगे वापस से आने की आप लोगों के सामने, ठीक है।